नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से प्रेरक कहानियाँ में। आज एक और नई कहानी के साथ। पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़े थे। मास्टर जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास ना हुआ है। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से। तेज फीवर है, उतर ही नहीं रहा। काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। थोड़ी ही देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले ही जब शांतनु 1 सप्ताह के लिए गांव गया था तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थीं। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन जाया करते थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं। मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने अपने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आएँ तो हमारे घर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुज़ुर्गों की आँखों में सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर के वे उसे आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में वह भी बीमार ना पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि ये सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था। उन्होंने सोचा कितनी बार शांतनु ने भी तो उनके घर खाना खाया है, जैसे वे अधिकार से उसे उसकी पसंद का आलू का पराठा घी में सेक खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद शांतनु भी उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। मास्टर जी समझ गए। शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट सब वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुज़ुर्ग किसी तरह टैक्सी करके एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा,
आप दोनों मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं रोशन, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरिजन का लड़का रोशन है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। रोशन को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज़ था। इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे रोशन को चुपचाप उसके घर पढ़ाया करते थे। मैं इसी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। आप लोग यहाँ कैसे? मास्टर जी ने उसे पहचानते हुए सब बातें कह सुनाईं। रोशन तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी से तुरंत उन दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गरम गरम नाश्ता करने लगे। रोशन की छोटी सी बेटी उन बुज़ुर्गों के साथ खेलने लगी। रोशन बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर वह अस्पताल में नंबर लगा आया। रोशन की माँ तभी गुज़र गई थी जब वह मात्र 10 बरस का था। पिता ने ही जैसे तैसे उसका पालन किया था। मास्टर जी की सहायता से उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और शहर आ गया था। एक सरकारी कॉलेज में प्राइवेट फॉर्म भरकर किसी तरह बीएससी पास किया। फिर ये वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई। पिता को भी अपने पास बुला लिया। उसके बाद पलटकर कभी गांव गया ही नहीं। आज मास्टर जी को देख सारी पुरानी बातें याद आ गईं। मास्टर जी का एहसान वो हमेशा मानता रहा था। आज उसे चुकाने का समय आया था। भला पीछे कैसे रहता? उसे याद था कि मास्टर जी ने उसे पढ़ाने को लेकर कितनी ही बातें सुनी हैं। दोनों की ऐसी हालत देखकर उसे दुख भी हुआ कि संतान न होने के कारण वे अकेले भटक रहे थे। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही रोशन हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई हैं। सुनकर मास्टरनी जी ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ रोशन के सिर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद रोशन से कहा, इनके साथ और कोई है? बुला लाओ उसे। ठीक से खान पान न होने से बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इसीलिए बुखार उतर नहीं रहा। कुछ टेस्ट कराने हैं, दवाइयाँ लिख देता हूँ। बहुत देखभाल की ज़रूरत है इनको। सुनते ही मास्टर जी ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ इनके साथ। कुछ पल रुककर डॉक्टर ने कहा, देखिए इनको टाइफाइड बुखार लग रहा है, टेस्ट से पता चलेगा। खान पान में परहेज करना होगा, साथ ही आराम भी। ज़्यादा चलना फिरना नहीं जब तक ठीक ना हो जाए। आपका बेटा बेटी हो तो बुला लीजिए, अकेले आपके बस का नहीं है। मास्टर साहब चुप हो गए। किसको बुलाते? वो कुछ कहते तभी रोशन बोल पड़ा, इनका और कोई नहीं है, आप मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहब, मैं देखभाल करूँगा। समझिए, ये दोनों मेरे लिए माता पिता समान हैं। अपने जीवन में इनका उपकार तो कभी नहीं चुका पाऊँगा। अगर थोड़ा बहुत भी कर पाया तो खुद को धन्य समझूँगा। डॉक्टर ने दवा की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। रोशन ने मास्टरनी जी के टेस्ट कराए और घर पहुंचकर पत्नी से कहा, ये लोग ठीक होने तक अब यहीं रहेंगे। इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। रोशन की पत्नी की बात सुनकर
मास्टरनी जी भावुक हो उठी। उन्हें प्रिया और शांतनु के कहे शब्द याद हो आए। कितना फ़र्क है दोनों में। एक पढ़ा लिखा सभ्य जो उनसे पीछा छुड़ाने में लगा रहा, और दूसरा रोशन, उनका एहसान चुकाने को आतुर। 4 सप्ताह बीते। अच्छी तीमारदारी से मास्टरनी जी ठीक हुई। डॉक्टर ने घर जाने की अनुमति दे दी। रोशन ने रोकना चाहा, पर मास्टर जी जानते थे कि दिल्ली जैसे शहर में 2 लोगों की जिम्मेदारी रोशन के लिए आसान नहीं। इसलिए वो वापस चल दिए अपने गांव की ओर, इस खुशी के साथ कि उन्होंने रोशन को शिक्षित करके कोई गलती नहीं की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। लाइक कर दें, कमेंट्स अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और कहानी के साथ मैं जल्द ही हाजिर होती हूँ।